दोस्तों, मैं अंकित सक्सेस ट्यूब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मृदा संरचना के बारे में, अर्थात आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की सॉइल को। तो मध्य प्रदेश की सॉइल को पढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फटाफट आज हम जानते हैं मध्य प्रदेश की मृदा संरचना के बारे में। बट उससे पहले हम जानते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, और ये सोलम का अर्थ होता है फर्श या फिर भूपपट्टी। अर्थात पृथ्वी की जो हमारी भूपपट्टी है, यानी कि जो स्थल मंडल है, उस पर एक ढीला ढाला असंगठित पदार्थ जो है एक पतली परत के रूप में पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। अब ये जो हमारी मृदा है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो अपक्षय और अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप जो है मृदा का निर्माण हुआ है। अगर हम पूरी प्रोसेस को देखें तो ये चट्टाने हैं, चट्टानों का अपक्षय और अपरदन की क्रिया हुई। अपक्षय और अपरदन की क्रिया को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेदरिंग और इरोजन की क्रिया। वेदरिंग की क्रिया यानी कि अपक्षय की क्रिया में क्या होता है कि जो हमारी चट्टानें हैं वो टूट फूट जाती हैं, भुरभुरी होकर अपने स्थान पर बिखर जाती हैं, इनमें इनका परिवहन नहीं होता है। तो अपक्षय की क्रिया में क्या होता है, चट्टानों का टूटना फूटना और अपने स्थान पर फैल जाना, यह कहलाती है अपक्षय की क्रिया। अब हम बात करते हैं अपरदन की क्रिया यानी कि इरोजन की क्रिया। तो इरोजन की क्रिया में क्या होता है, परिवहन होता है। अर्थात ये जो टूटा फूटा भुरभुरा पदार्थ है वो वर्षा के जल द्वारा या फिर नदियों द्वारा बहाए गए जल द्वारा ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाती हैं। वायु द्वारा भी इनका परिवहन संभव होता है। तो ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाती है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अपरदन यानी कि इरोजन की क्रिया। अब अपक्षय और अपरदन यानी कि वेदरिंग और इरोजन की क्रिया को कंबाइंड रूप से बोला जाता है ड्यूनिडेशन की क्रिया यानी कि अनच्छादन की क्रिया। ड्यूनिडेशन की क्रिया में क्या होता है, एक मूल पदार्थ जो है बनता है, फिर उसमें क्या होता है, जीवाश्म वगैरह मिल जाते हैं, उमस मिल जाती है। अब ये जीवाश्म क्या होते हैं, तो पेड़ पौधों जीव जंतुओं के सड़ गल जाने से, मिट्टी में मिल जाने से जो है जीवांश यानी कि हुमस जो है उसका निर्माण होता है। अब ये जो पूरी अपक्षय अपरदन की क्रिया है, चट्टानों के टूटने फूटने अपक्षय अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप, जीवांश मिलने के फलस्वरूप, जल मिल जाने से जो है हमारी मिट्टी का निर्माण होता है, हमारी सॉइल का निर्माण होता है। तो ये जो है कंप्लीट प्रोसेस है हमारी मिट्टी के निर्माण की। अगर हम बात करते हैं मिट्टी की जो संरचना होती है उसमें क्या क्या होते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारी मिट्टी की संरचना है, और सबसे ज्यादा इसमें क्या है, खनिज है यानी कि मिनरल्स है। मिनरल्स का प्रतिशत कितना है, 45% जो है हमारी मृदा की संरचना में मिनरल्स होते हैं। सबसे कम प्रतिशत जो होता है वो किसका होता है, तो सबसे कम प्रतिशत होता है जैव पदार्थ यानी कि जीवाश्म का जो है प्रतिशत सबसे कम होता है। और इसका अगर हम बात करें 50% जो हिस्सा होता है उसमें जल और एयर यानी कि वायु और एयर जो है वो मिलती है। 25% एयर का रेशो होता है और 25% जल होती है। तो ये हमारी कंप्लीट जो है संरचना होती है किसकी, मृदा की। तो आपने अभी जाना कि मृदा का जो निर्माण हुआ है वो किस शब्द से हुआ है, किस भाषा के शब्द से हुआ है। मृदा के निर्माण की हमने पूरी प्रोसेस जानी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की मृदा। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियों को निम्न 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहली जो हमारी मिट्टी है वो कौन सी है, ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी। सेकंड है हमारी जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। थर्ड है हमारी लाल पीली मिट्टी यानी कि रेड येलो सॉइल। फोर्थ है हमारी कछारी मिट्टी, और फिफ्थ है हमारी मिक्स्ड सॉइल यानी कि मिश्रित मिट्टी। तो इन 5 प्रकार में जो है मध्य प्रदेश की मिट्टियों को डिवाइड किया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पहली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल के सबसे पहले निर्माण की प्रोसीजर को जानते हैं। तो ज्वालामुखी का जो पदार्थ होता है वो 2 रूपों में होता है, 2 फॉर्म में होता है। एक होता है मैग्मा के फॉर्म में और एक होता है लावा के फॉर्म में। मैग्मा कब कहलाता है, जब वह ज्वालामुखी के अंदर होता है पदार्थ, और जब वह बाहर निकल आता है तो उसे लावा कहा जाता है। मैग्मा के जमने से जो है ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है, और लावा के जमने से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के ऋतुचरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी मिट्टी भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मिट्टी यानी कि काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो लौह के ऑक्साइड्स के कारण होता है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों की कमी होती है। अगर हम बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यानी कि 47.6%
47.6%। अगर हम एकड़ में बात करें तो लगभग 510 लाख एकड़ जो क्षेत्रफल है उसमें काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के एरिया में फैली हुई है। जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी काली मिट्टी का क्षेत्र और यह हमारी काली मिट्टी जो है वो 3 प्रकार से मध्य प्रदेश में फैली हुई है। पहली अगर हम बात करें तो साधारण काली मिट्टी, दूसरी बात करें तो गहरी काली मिट्टी और तीसरी अगर हम बात करें तो छिछली काली मिट्टी। तो इन 3 फॉर्म यानी कि इन 3 रूपों में मध्य प्रदेश में काली मिट्टी फैली हुई है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार है या फिर नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है और सतपुड़ा के कुछ भागों में जो है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो है फैली हुई है। काली मिट्टी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि काली मिट्टी को किस अन्य नामों से जाना जाता है, तो रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। इसके बाद इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। और तीसरी है ज्वालामुखी मिट्टी। तो इन 3 नामों से जो है काली मिट्टी को जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे जालोर मिट्टी के बारे में यानी कि एलुवियल सॉइल के बारे में। बट मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो के अंत में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कलेक्ट किए हैं जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे एग्जामों में वैसे के वैसे पूछे गए हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और उन क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दें। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, जालोर मिट्टी की। तो जालोर मिट्टी बेसिकली इसका जो निर्माण होता है वो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों यानी कि निक्षेप पदार्थों से इस मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जालोर मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम मध्य प्रदेश में क्षेत्र की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी मतलब कि मध्य प्रदेश का ये वाला जो भाग है वहां पर जालोर मिट्टी जो है पाई जाती है। और जालोर मिट्टी का निर्माण मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, नीस और चंबल नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से जो है होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहां से जो है चंबल नदी गुजरती है, तो चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से और बुंदेलखंड, नीस के ऋतुचरण से जो है मध्य प्रदेश में जालोर मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। अगर हम उपजाऊ क्षमता की अगर बात करें तो अगर विश्व की कोई मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है तो वो कौन सी मिट्टी है, जालोर मिट्टी है। जालोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें पोटाश की अधिकता होती है और बालू की अधिकता के कारण इसका अपर्दन भी कम होता है यानी कि इसका कटाव भी कम होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी तो जालोर मिट्टी जो है 2 टाइप की होती है। जालोर मिट्टी में अगर हम बात करें तो टाइप होता है एक बांगर और एक होता है खादर। पुरानी जालोर मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जालोर मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं फसल, तो किस फसल के लिए ये जो जालोर मिट्टी है वो सबसे अधिक उपयुक्त होती है, तो गेहूं और सरसों। तो गेहूं और सरसों 2 ऐसी फसल है जिनके लिए यह जो मिट्टी है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। बट इसमें अन्य फसलें भी उगाई जा सकती है जैसे कि कपास की खेती भी की जा सकती है और गेहूं की खेती भी इसमें की जा सकती है। तो अगर हम उपजाऊ क्षमता की दृष्टिकोण से बात करें तो जालोर मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ होती है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसे कि काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, कपास के लिए उपयुक्त होती है, वैसे ही जालोर मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो सबसे अधिक होती है और इसमें गेहूं और सरसों आदि फसलें जो है उगाई जाती हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के लगभग कितने क्षेत्र पर, तो 30 लाख एकड़। तो मध्य प्रदेश के 30 लाख एकड़ क्षेत्र में जो है जालोर मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करें जिले की तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि जिलों में यह मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एलुवियल सॉइल यानी कि जालोर मिट्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरे नंबर की मिट्टी यानी कि लाल पीली रेड येलो सॉइल के बारे में। तो रेड येलो सॉइल की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसका जो निर्माण है वो रवेदार और कायांतरित चट्टानों से के ऋतुचरण से इसका निर्माण होता है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 कालों की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, आर्कियन, धारवाड़ा और गोंडवाना। तो आर्कियन, धारवाड़ा और गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतुचरण से मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगर हम बात करें इसका लाल रंग तो लौह के ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग होता है, जबकि बात करें अगर पीला रंग तो पीला रंग जो है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण इसका जो रंग है वो पीला होता है। इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है कम होती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और हुमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और हुमस की कमी के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती है। अगर हम बात करें फसल
तो किस फसल के लिए ये मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो चावल की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए ये जो मिट्टी है लाल पीली, वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा जो है, ये वाला पूरा जो हिस्सा है, यहां पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और मध्य प्रदेश का जो सबसे अधिक चावल उत्पादित क्षेत्र है, बालाघाट जो जिला है, वो भी इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो लाल पीली मिट्टी जो है चावल की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो लगभग मध्य प्रदेश के 40% हिस्से पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और बात करें क्षेत्र की तो 390 लाख एकड़ में ये जो लाल पीली मिट्टी है वो फैली हुई है। तो अगर हम बात करें क्षेत्र की दृष्टि से तो लाल पीली मिट्टी भी बहुत अधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। और अगर हम बात करें बघेलखंड के पठार की, तो बघेलखंड पठार भी यहीं पर आता है और बघेलखंड पठार में ही सबसे अधिक चावल की खेती होती है। अगर हम जिलों की बात करें तो मंडला, बालाघाट, शहडोल आदि जिले, सिंगरौली, सीधी आदि जिलों में जो है यह मिट्टी अधिक पाई जाती है। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाल पीली यानी कि रेड येलो सॉइल के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारी 4th नंबर की जो सॉइल है, कछारी मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल। इसे ही बोला जाता है क्योंकि यह जालोर मिट्टी का ही एक रूप होती है और यह भी बाढ़ के समय यानी कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। तो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बाढ़ के समय नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों या फिर निक्षेपित पदार्थों द्वारा होता है। और इसका क्षेत्र भी ऊपर वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला जो एरिया होता है वही कछारी मिट्टी का जो क्षेत्र होता है। अगर हम फसल की बात करें तो फसल में गेहूं, कपास, गन्ना, सरसों की खेती के लिए ये जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त जो मिट्टी है वो मानी गई है। तो अब हम बात करते हैं हमारी अंतिम मिट्टी यानी कि मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित मिट्टी के बारे में। तो मिश्रित मिट्टी जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यह लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रित रूप होता है और यह मध्य प्रदेश के कई छोटे छोटे हिस्सों में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की कमी होने के कारण इसकी उपजाऊ क्षमता कम होती है। परंतु यह जो मिट्टी है वो मोटे अनाजों के लिए, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जो है मिश्रित मिट्टी होती है। क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व और उत्तर के बीच वाला जो हिस्सा है यही जो है मिश्रित मिट्टी वाला हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मध्य प्रदेश की मिट्टियों यानी कि सॉइल के बारे में। अब हम एक फैक्ट्स और जान लेते हैं जो कि है मृदा अपरदन, क्योंकि मृदा अपरदन से मध्य प्रदेश में हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि बहुत सारी नदियों का उद्गम और बहुत सारी नदियां जो है मध्य प्रदेश से बहती हैं और मध्य प्रदेश में अवनालिका अपरदन या फिर जो मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन जो है करती हैं। तो मध्य प्रदेश में मेन जो दो नदियां हैं वो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती हैं, वो कौन कौन सी है? एक है चंबल नदी और एक है नर्मदा नदी। और इसमें भी अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी के द्वारा मृदा अपरदन जो है सबसे अधिक किया जाता है, उसके बाद जो है नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। बट ये मृदा अपरदन होता क्या है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दो क्रिया होती है, एक होती है अपक्षय की क्रिया, एक होती है अपरदन की क्रिया। अपक्षय की क्रिया में परिवहन सम्मिलित नहीं होता है, जबकि अपरदन की क्रिया में परिवहन सम्मिलित होता है। तो क्या होता है? अपरदन की क्रिया क्या होती है? तो मिट्टी की जो सतह होती है उससे छोटे छोटे मिट्टी के महीन कण जो है वो बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा का अपरदन कहते हैं। मृदा जो है कट कट के नदियों द्वारा बहाकर ले जाई जाती है या फिर बारिश के पानी द्वारा बहाकर ले जाई जाती है। तो यही कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन की जो क्रिया होती है सबसे अधिक अगर प्रभावित जिले की बात करें तो भिंड, मुरैना जिलों में जो मृदा अपरदन है वो सबसे अधिक होता है। और अगर जिलों में भी बात करें तो सबसे अधिक जो मृदा अपरदन की समस्या होती है वो होती है मुरैना जिले में। तो आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है? मुरैना जिला। तो मृदा अपरदन की समस्या आई होप आपने समझ ली होगी कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मिट्टी के कटाव को ही क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है। और इससे बड़े बड़े खड्ड का निर्माण होता है, बीहड़ों का निर्माण होता है।
और मृदा अपरदन की समस्या को रोका जा सकता है अगर हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाते हैं तो मृदा अपरदन की समस्या को कम किया जा सकता है। छोटे छोटे बांधों को बनाकर भी हम मृदा अपरदन की समस्या को कम कर सकते हैं। और चक्रीय पद्धति से अगर हम भूमि का उपयोग करें तो इससे भी हम मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इसमें मृदा अपरदन में याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन करता है, तो चंबल नदी करती है। सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, तो मुरैना जिला जो है सबसे अधिक मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में अब मैं आपको 5 क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर आपने वीडियो मेरा पूरा अच्छे ध्यान से देखा होगा तो आप इन 5 क्वेश्चन के आंसर जो है फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे। तो जल्दी से मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको जल्दी से आंसर देना है।